हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 14 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में एंड सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है दोस्तों। और हमें 100% जो है एक्यूरेट के साथ प्रश्न मिल चुके हैं। देखिए दोस्त, 14 जून को जो फर्स्ट में एंड सेकेंड में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस जो है हम लोग एक साथ करने वाले यानी एक वीडियो में करने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे 14 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका हम जो क्वेश्चन है हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट का देखेंगे। एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि रेलवे का हर प्रकार का पेपर का एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। एक और जरूरी बात दोस्त, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए। और आपके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप लोग लिख कर टेलीग्राम पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, जो कि 100% रियल होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन से अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है। तो देखिए, हिंदी भाषा की बात करता है तो सबसे पहले 351 केंद्र संघ यानी संघ को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विकसित निर्देश दिया गया है। 351, सॉरी दोस्तों, 315 नहीं, 351 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो इसी शिफ्ट का है, व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इन इंडिया। यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, यानी इसे हम बोलते हैं IFCI, उद्योग को दीर्घकालीन और मध्यम अवधि के वित्त का प्रदान करने के लिए कब स्थापित किया गया था। तो जो स्थापित किया था वो डेट है 1 जुलाई 1948 को। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बन गई थी। तो 1 जुलाई जो है 1993 को यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है दोस्तों तो आप लोग डेर एक्स पर वीडियो को चालू करके देख सकते हैं, जिससे आपको टाइम की बचत बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, CRPF के वर्तमान महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है। तो मैं आपको बता दूं, CRPF के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है, 18 जनवरी 25 को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पूछता है कि इसका जो पद रहेगा कब तक रहेगा। ठीक है, जो पद है वो कब तक रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 18 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ लिया था और जो है 30 नवंबर 2027 तक इनका पद चलेगा। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 30 नवंबर 2027। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो चोरा चोरी हत्याकांड से पूछा है। क्वेश्चन है, चोरा चोरी वर्तमान में किस जगह पर है। कि आप सबको मालूम होगा और मालूम होना भी चाहिए, उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में स्थित है, जिसे तहसील के रूप में आजकल जाना जाता है। तहसील यानी उपजिला। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ दे आपसे कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए कि 4 फरवरी 1922 को यह जो है घटना हुई थी। ठीक है, ये क्यों हुआ था ये समझिए। देखिए, उन दिनों जो आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसके प्रदर्शन में पुलिस के बीच जो है संघर्ष चालू हुआ। ठीक है, जिसमें जो असहयोग आंदोलन जो प्रदर्शनकारी थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 जो है पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिसके बाद से क्या हुआ था कि चोरा चोरी हत्याकांड रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि चोरा चोरी हत्याकांड, बड़ा प्रेम से क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि चोरा चोरी हत्याकांड जो है किस घटना के बाद, किस जो आंदोलन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बाद इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, इस घटना का परिणाम स्वरूप क्या हुआ ये जानते हैं कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखिए आ गया, और चोरा चोरी कांड के अभियुक्ति का मुकदमा की क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि चोरा चोरी कांड के अभियुक्ति का मुकदमा किसने लड़ा। तो पंडित मदनमोहन मालवीय ने। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए। ठीक है,
क्वेश्चन ये भी बनता है कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया, तो मैं आपको बता दूं 12 फरवरी 1922 को यह स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच अमेंडमेंट। ठीक है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन में सहकारी समितियां के गठन का अधिकार, मौलिक अधिकार प्रदान किया। तो ठीक है, तो वो है 97वां संशोधन जो कि 2011 में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि सहकारी समितियां जो है इसका गठन एक मौलिक अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय संविधान में है। ठीक है, यह एक क्या है, सहकारी समितियां एक मौलिक अधिकार है जो संविधान में निहित है, इसका प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा यह संविधान के अनुच्छेद 19 के सी में निहित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो संघ या संघ बनाने के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच कॉर्पस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी हिंदी में मैं आपको बता दूं कि निरूपक तत्व किस कोष को कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एस और पी ब्लॉक के तत्वों को जो आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी, उसके एस और पी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। ये आपको तो पता चल गया। जो 1 और 2 यानी एस ब्लॉक और 13 से 18 यानी पी ब्लॉक तक होते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं 18 को छोड़कर, उत्कृष्ट गैस को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2001 है दोस्त, 2011 नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वो मेगा सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशन ऑफ इलेक्शन कमिटी, यानी हिंदी में बता दूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो एक राष्ट्र और एक चुनाव समिति के अध्यक्ष भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन है परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी स्थापना 1849 में बम्बई के अंबानी महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, यह जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसकी स्थापना दामोदर पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता के पीसी में पावर पॉइंट नहीं है तो स्लाइड्स को किस रूप में सेव होगा। तो देखिए, जो स्लाइड सेव होगा, अगर वीडियो है तो या तो पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी या MP4 के रूप में सहेजा जा सकता है, यानी सेव किया जा सकता है, यानी विभिन्न रूप में सेव किया जा सकता है, आपकी एज ए विश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, झारखंड में सिंहभूम में 1820 से 22 के दौरान किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो झारखंड में सिंहभूमि 1820 से 22 के दौरान जो जाति थी वो हो जातु थी। ठीक है, हो जातु थी। यह विद्रोह अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ था, जिसमें हो जनजाति के ने ब्रिटिश सत्ता और सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह को, याद रखिएगा, जगन्नाथ सिंह को अत्याचारों का विरोध किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। भारत का उत्तरी मैदान किस क्षेत्र में आता है। जो भारत का उत्तरी मैदान है वो किस क्षेत्र में आता है। तो यह हिमालय की तलहटी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ एक विशाल समतल और उपजाऊ क्षेत्र है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान या सिंधु गंगा मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान उत्तर में हिमालय के तलहटी और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के भागों के बीच स्थित है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ भाग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर द ऑथ टू काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर।
यानी राज्य मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्र संघ स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीय शपथ दिलाते हैं। राज्य स्तर पर राज्य मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य मंत्री के लिए एक यह कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप के नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो देखिए स्वराज द्वीप नाम कर दिया गया था, किसका नाम बदलकर? हैवलॉक। एक पूछता है कि स्वराज द्वीप का पुराना नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन था 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ऑप्शन था, जिसमें से ये हैवलॉक भी दिया गया था, यानी इसका पुराना नाम ही हैवलॉक है। ठीक है, स्वराज द्वीप का पुराना नाम हैवलॉक है। ठीक है, यह द्वीप अंडमान द्वीप समूह में रीपची द्वीप समूह का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो सर्वाधिक योगदान किसका था ये आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं बिना देखे हुए। इसका योगदान था वो है सेवा क्षेत्र, इसे तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इसी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2024, यानी चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2024 में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, वो शख्स थे माधव गडगिल को प्रदान किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में पश्चिमी घाटों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए उनके योगदानों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, FRBM अधिनियम 2003 के अनुसार राजकोषीय घाटे की सीमा जो है सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत तक निर्धारित किया गया था? ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो निर्धारित किया गया था वो 3% निर्धारित किया गया था। इसका उद्देश्य था सरकार के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना और घाटे को जो है नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्त मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को डायरेक्ट पर देखिएगा, क्योंकि दोस्त हम सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो हुआ है उसका भी एनालिसिस इसी वीडियो में करवाने हैं। तो आप लोगों का जो है समय काफ़ी बचत हो जाएगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा। नहीं तो एक साथ 2 शिफ्ट का वीडियो देखना बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट पे वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्त, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, विशेष रूप से चांगलांग जिले में स्थित है। इसके अलावा फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं, नामदफा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 12 मई को 1993 में वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत दिया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही नहीं है ये क्वेश्चन। इसके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो जिन कॉर्बेट है, जिसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से भी स्थापित किया गया है, यह कहाँ है? तो याद रखिएगा, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजा को हत्या कर उसकी विधवा पत्नी से शादी किया था? देखिए कितना क्वेश्चन टफ ये है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को हराकर, ठीक है, ये नेम याद रखिएगा, रामगुप्त को हराकर उसकी पत्नी ध्रुव देवी, इस पत्नी का भी नाम याद रखना, ध्रुव देवी से विवाह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाई का दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पहले भी डेट पर क्वेश्चन पूछ चुका है। पाइका नृत्य कहाँ किया जाता है? तो पाइका जो नृत्य है वो झारखंड में किया जाता है। 4 आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, जो इसमें झारखंड भी शामिल होगा, तो झारखंड में किया जाता है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा, तलवार और भाला ढाल लेकर युद्ध के रूप में नृत्य करते हैं। यह नृत्य मुंडा समुदाय से जुड़ा है और अंग्रेजों के खिलाफ उनके युद्ध में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के विजेता कौन है?
तो ये दोबारा क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए पंकज अडवाणी जी हैं, उन्होंने फाइनल में ईरान को जो है आमिर सरकोश को 4-1 से हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास और मुंबई किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? देखिए ये भी दोबारा क्वेश्चन पूछा है, पहले भी मद्रास से क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल को दर्जा मिला है और मद्रास तथा बॉम्बे के गवर्नर अब उसके अधीन कार्य करने लगे हैं। आपको बताना है कमेंट में कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए अब क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तुगलक राजवंश ने कृषि विभाग के लिए कौन सी योजनाएं चलाई थी? तो जो योजना का नाम था वो दिन ए कोही नामक योजना थी। ठीक है, किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था कृषि विभाग के लिए। ये भी आपको पॉइंट्स डिनोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस विभाग को स्थापना किया था? तो कृषि विभाग को बढ़ाने के लिए दिन ए इलाही का, जैसे कि मैंने कहा दिन ए कोही का, सॉरी दिन ए इलाही नहीं, दिन ए कोही का यानी दिन ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमर्शियल फार्मिंग वाज प्रमोटेड बाय द ब्रिटिश? यानी ब्रिटिश ने किस वाणिज्य खेती को बढ़ावा दिया था? तो ब्रिटिश शासक के दौरान अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से नील, जूट, कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, रेशमी जैसे वाणिज्य यानी नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया था। इन फसलों का उद्देश्य जो था ब्रिटिश उपयोगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना और निर्यात से लाभ कमाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि रिलेट करता है इसी शिफ्ट से, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला अंग है ग्राम पंचायत, जैसे ग्राम स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, वही जिला परिषद जिला स्तर पर, इन तीनों मिलकर पंचायत राज्य त्रिस्तरीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्त यहाँ से स्टार्ट होता है 14 जून का सेकंड शिफ्ट। ये भी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको एग्ज़ाम जाने से पहले बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्त 14 जून का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखिए इस शिफ्ट में क्या है कि मैथ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पाइप से, जो मैथ में पाइप का क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए बाल्टी है, अगर 1 घंटे में इसको भर रहा है और इस नल को थोड़ा पानी को धीमा कर दिया जाए तो इसी जो है टंकी को कितने घंटे में भर देगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके पूछ रहा है। ठीक है, मीन और मीडियम से पूछ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए एवरेज प्राइम नंबर पूछा है 20 और 40 का। ठीक है, और ऐसे लेवल क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जो लेवल है इस शिफ्ट का वो काफ़ी टफ माना जा रहा है दोस्त। तो टफ कैसे है ये यहाँ पर देखिए एक ट्रेन है और एक पर्सन है जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब बताइए कि इन दोनों का स्पीड जो है सेम है। ठीक है, सेम नहीं, कुछ स्पीड दिया है, इन दोनों का कुछ स्पीड दिया है। क्वेश्चन अब प्रश्न ये बन रहा है कि बताइए अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो कितने समय के बाद दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ पर देख रहे हैं नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा है। नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने रिवाइज किया है या करने वाले हैं एकदम करके ही जाइएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट देख सकते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, हाफली ईयर से क्वेश्चन दे रहा है। वहीं आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो मूलधन है वो 50,000 है, वही 4,000 इसका सिंपल इंटरेस्ट है। तो पूछ रहा है ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन था, अधूरा क्वेश्चन है लेकिन आपको हिंट तो दे रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है।
ठीक है, हिंट मिल जाना वही काफ़ी होता है एग्ज़ाम के लिए दोस्त। अब एक अच्छे जो स्टडी करने वाले हैं, आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे दे रहा है तो अगला जो शिफ्ट में पूछेगा, अगला डेट पे जो एग्ज़ाम है उसमें पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है, ये आप अनुमान तो लगा सकते हैं ना दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे करके पूछा है। अ मैन बॉट 59 डजन ऑफ पेन्स, यानी 59 खरीदता है, उसे 728 में बेच देता है और फिर बाद में से 91 रुपये पर पेन को बेचता है, तो बताइए इसका प्रॉफिट क्या होगा। यह है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का लेवल है। ठीक है, अब देखिए एक्स का 40% कुछ दिया था, ठीक है, एक्स का 40% कुछ दिया था, उसके बाद पूछ दिया कि एक्स का मान क्या होगा। अब कितना दिया था एक्स का 44%, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा ही लिख कर भेजा गया है ना हमें, तो हम ऐसा ही बता रहे हैं आपको, तो आपको अनुमान तो लग गया ना, एक हिंट तो मिल गया ना कि ऐसे लेवल है क्वेश्चन का, ऐसे हम करेंगे तो निकाल लेंगे, रिवाइज करेंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन भी देखकर आप क्लियर कर सकते हैं। वन सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन तो पूछता ही, आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, एक स्क्वायर रूट से प्रश्न था, स्क्वायर जैसे कि स्क्वायर रूट दिया हुआ था और इसका 12 आंसर आ रहा था। अब कैसा क्वेश्चन था हमें नहीं मालूम। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको हेल्प बहुत मिलेगा एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, ये सारे देखिए रेशियो से क्वेश्चन पूछा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए रेशियो से क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ज़्यादा हाई भी नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है, वो बीच का जो एक रास्ता होता है ना, उसी का एक माध्यम से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मूड क्वेश्चन से पूछ रहा है, स्टैटिक से पूछ रहा है, स्टैटिक आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक से भी पूछ रहा है, एवरेज से भी पूछ रहा है, मीडियम से यानी माध्यता से पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के ज़्यादा हाई नहीं है जितना आप हाइप बना रहे हैं, और क्वेश्चन उतना लो भी नहीं है जितना आप समझ लेंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए अब जो परफेक्ट कंप्लीट क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है दोस्त, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कनौज के त्रिकोण युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीनों महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था। तो आप लोगों को मालूम है और मालूम होना भी चाहिए, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आईएएस इंटरव्यू में भी और आईएएस के सारे सवाल में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको फैक्ट्स पर बताता हूँ। त्रिपक्षीय युद्ध जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में कनौज शहर पर नियंत्रित के लिए 3 प्रमुख शक्तियों के बीच लड़ा गया था। कौन कौन से वो 3? तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये 3 थे। ठीक है, ये 3 शक्तियाँ थी, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे और चारों में से एक ऑप्शन था मेहरगढ़, यानी यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ जो है देखिए एक नवपाषाण स्थल है जिससे खाद्य संग्रह चरण में खाद्य उत्पादन चरण था, जो खाद्य संग्रहण के लिए उपयोग किया जाता था। कहने का मतलब तो यही है। ठीक है, इससे देखिए एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए फसल उत्पादन का सबसे पहला जो प्रमाण दिया जाता है ना, वो मेहरगढ़ से मिलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसी शिफ्ट के लिए नहीं बल्कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया 2025 के जो नेशनल लैंग्वेज वो कितने हैं। तो ये 25 नहीं होगा, इसका आंसर 22 होगा। ठीक है, 22 इसका लैंग्वेज होगा। कौन कौन से वो भी ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए वो जो भाषा है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी और मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाब, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मिथाली, मैथिली और डोगरी, ये 22 के 22 लैंग्वेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा। तो आपका जो आयोजन होगा खेलो इंडिया का, वो होगा दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया जो आयोजन होगा वो दिल्ली में होगा। कब इसका आयोजन किया गया था? 20 से 27 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया था। स्थान आपको मालूम है, नई दिल्ली, केडी जाधव इंडोर हॉल में। कितने प्रतिभागियों ने इसमें शामिल हुए थे? तो 1300 से अधिक प्रतिभागी इसमें एथलीट्स शामिल हुए थे।
अब ये क्वेश्चन देखिए जो इसी शिफ्ट का है, 97वां संविधान शोधन किससे संबंधित है, तो आपका आंसर था सहकारी समिति। अगर आप सहकारी समिति मारे हैं तो आपको बिल्कुल सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनमें से ये एक है जो कि सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, तो माधव गाडगिल जो है इनको चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार मिला है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा और एग्जाम में भी ध्यान रखकर ही जाइएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, रिपीट इतना टाइम नहीं है रेलवे के पास कि आपको क्वेश्चन नए का जन्म दे दे और आपको फंसा दे। यही क्वेश्चन तो रिपीट कर रहे हैं, आप लोग टोटल पेपर एनालिसिस करके देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न है CISF के वर्तमान महानिदेशक कौन थे? तो आपके राजविंदर सिंह भट्टी थे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड पहले शिफ्ट में पूछा था, लेकिन मुझे क्वेश्चन नहीं याद है, इसी से रिलेटेड पूछा था। तो ठीक है, इसका आंसर होगा राजविंदर सिंह भट्टी। देखिए CISF का 56वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? तो आपको मैं बता दूं कि तमिलनाडु के थाकोलम में मनाया गया था 56वां स्थापना दिवस। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगला शिफ्ट में ये भी बन सकता है कि CISF के स्थापना दिवस अब की बार कौवी स्थापना दिवस मनाया गया है, तो आपका 56वां आंसर हो जाएगा। पाइका के नेतृत्व में किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा और झारखंड आपको मालूम है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का उत्तरी मैदान किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम होगा सिंधु गंगा मैदान या उत्तर भारतीय मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई स्नूकर खिताब 2025 किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ये जो है ये पहले शिफ्ट में भी पूछ चुका है और अगले शिफ्ट में भी पूछा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही रिपीट कर रहा है, आप लोग ध्यान में बस रख कर जाइएगा। हिंदी भाषा के विकास और प्रसार से संबंधित अनुच्छेद 351 है। ठीक है, 51 है। ये भी क्वेश्चन ऐसे करके पूछा था, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है, या देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ना, एक सेकेंड, ये भी क्वेश्चन जो है ना ये भी पहले शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, 14 तारीख के पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वर्तमान में चौचौदी का स्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं? तो P ब्लॉक को। ठीक है, मोहम्मद NIOU द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? किसके लिए? तो विकास के लिए की गई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार 2025-26 में भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है? तो 6.2% आप लोग याद रखिएगा। ये जो है 2025-26 के भारत के अनुमानित जो है आर्थिक वृद्धि दर है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं या थोड़ा फैक्ट्स पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए IF के अनुसार 2025-26 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.2%, 2026-27 में 4.1% रहने की उम्मीद है। ठीक है, 2025-26 की बात करेगा तो 4.2%, वही 2026-27 की बात करेगा तो 4.1% उम्मीद है आने की। ठीक है, वही हम बात करते हैं भारत के चालू खाता घाटा 2025-26 में एक सकल घरेलू उत्पादन GDP का 0.9% और 2026-27 में 4.1% रहने की उम्मीद है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक पूछता है बेरोजगारी दर, और पूछा भी है ये क्वेश्चन कि भारत की बेरोजगारी दर की उम्मीद कितने रहने वाली है? तो 4.9% अनुमान लगाया गया है, सिर्फ गेस किया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Ctrl+A पावर पॉइंट में नई कुंजी की शॉर्टकट कुंजी है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय, टोटल मिलाकर 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है। इसके अलावा गोदावरी का जो स्रोत है महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्यंबक के पास स्थित है। यह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में होकर बहती है। इस नदी के ऊपर श्री राम सागर बांध बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि गोदावरी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? तो श्री राम सागर बांध बनाया गया है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इस एग्जाम में नहीं लेकिन दूसरी एग्जाम में पूछ चुका है। एक क्वेश्चन है, ठुमरी का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? तो आपको मालूम होगा कि यह कथक में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठुमरी का प्रयोग कथक नृत्य में होता है। ठुमरी एक अर्धशास्त्रीय गायन शैली है जो उत्तर भारत में लोकप्रिय है और कथक नृत्य के साथ इसका गहरा संबंध है। एक क्वेश्चन पूछा है, उत्तर मैदान का पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट की ओर विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा, लेकिन कुछ लोग कहना है कि इसका आंसर जो है 2500 किलोमीटर होगा। तो आपका क्या राय, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। देखिए, जो 14 जून को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर आपके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़कर हमारे टेलीग्राम पर लिखकर क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जो कि 100% एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सब सह सकते हैं लेकिन आप लोगों से हम मजाक नहीं सह सकते। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।